सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव है भाई। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। तारीख आपको पता है, आज है 27 अक्टूबर 2021 और हिस्ट्री स्पेशल का ये बैच है जिसमें हम पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी या 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें से हमने जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स थे या जो हिंदू सुधार आंदोलन थे उनके बारे में बात कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जल्दी से हेडिंग डालिए मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स या मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स या मुस्लिम सुधार आंदोलन मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स या मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सबसे पहले लिखिए अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन। लिखिए दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। इस आंदोलन की शुरुआत इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। नाम सबने सुना होगा सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? दिल्ली में। ये दिल्ली से बिलोंग किया करते थे सर सैयद अहमद खान। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और जो इनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो इनके पूर्वज हुआ करते थे, वो बेसिकली पर्शियन हुआ करते थे, या आप कह सकते हैं कि वो फारसी हुआ करते थे या ईरानी हुआ करते थे। इनके जो पूर्वज थे वो पर्शियंस थे, वो ईरानी थे और मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में काम किया करते थे। कहने का मतलब सर सैयद अहमद खान के जो पूर्वज हैं उनका संबंध मुगल साम्राज्य से था, या मुगल डायनेस्टी से था, जब भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था। और जब शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया था, तो दिल्ली में शाहजहां के ही दरबार में सर सैयद अहमद खान के पूर्वज भी काम किया करते थे। ये बेसिकली ईरानी थे, पर्शियन थे। लेकिन इनके महत्वपूर्ण योगदान भाई आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे इन 1870 ईस्वी में, इन 1870 या 1870 ईस्वी में इनकी एक मैगजीन प्रकाशित हुई, या इनकी एक
पत्रिका प्रकाशित हुई जो बेसिकली फारसी भाषा में ही थी, जो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में ही थी। और ध्यान रखेंगे इस पत्रिका का नाम या इस मैगजीन का नाम था तहजीब उल, इसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक नामक एक मैगजीन, एक पत्रिका इनकी प्रकाशित हुई। तहजीब उल अखलाक का मतलब है, हिंदी में आप कह सकते हैं, नैतिकता एवं सभ्यता। इसके अलावा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 1857 की क्रांति पर भी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था, लिखेंगे असबाब, असबाब ए बगावत हिंद। इनकी एक पुस्तक थी असबाब ए बगावत हिंद, जो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह पर लिखी गई एक पुस्तक थी। लिखेंगे इन 1864 he founded a scientific society. इन 1864 1864 ईस्वी में he founded a scientific society in गाजीपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और जिसका स्थायी कार्यालय या जिसका ऑफिस इन्होंने बनाया कहां पर, उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में। राइट इन इंग्लिश, क्या चीज लिखनी है इंग्लिश में, समझा नहीं मैं, अच्छा मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए आप, असबाब ए बगावत ए हिंद। मैंने लिखा है असबाब ए बगावत ए हिंद। यदि आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह है असबाब ए बगावत ए हिंद। उर्दू में लिख लीजिए, और बढ़िया लगेगा उर्दू में लिखा हुआ, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये वो पुस्तक थी जो 1857 के विद्रोह पर लिखी थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और इसका कार्यालय कहां पर बनाया गया, अलीगढ़ में बनाया गया। इसके बाद 24 मई 1875 ईस्वी को, लिख लीजिएगा, ही फाउंडेड अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल। चौबीस मई 1875 ईस्वी को इन्होंने अलीगढ़ स्कूल या अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी। और 24 मई 1875 को क्यों की थी, क्योंकि इसी दिन वर्षगांठ हुआ करती थी किसकी, क्वीन विक्टोरिया की। भाई आप ये तो जानते ही हैं, उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरियाज बर्थडे, ऑन द ओकेजन ऑफ क्वीन विक्टोरियाज बर्थडे ही फाउंडेड अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल। इन्होंने अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे यही अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल आगे चलकर लगभग 1.5 साल के बाद 8 जनवरी
1877 को ये जो अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल था, इसी का नाम बदलकर 8 जनवरी 1877 को कर दिया गया मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लिखेंगे मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान के ही द्वारा अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल को ही स्थानांतरित कर दिया गया, इसी को चेंज कर दिया गया 1877 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। और ध्यान रखेंगे इसका इनॉग्रेशन या इसका उद्घाटन उस समय के भारत के वायसराय के द्वारा किया गया। और आप जानते ही होंगे उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड लिटन। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के ही द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखेंगे उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे विलियम म्योर। उस समय विलियम म्योर ही क्या हुआ करते थे? उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। भाई ये तो आप जानते ही हैं उस समय उत्तर प्रदेश क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो विलियम म्योर ने ही जगह दी गई थी या विलियम म्योर के ही द्वारा जगह दी गई थी अलीगढ़ में, जहां पर मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं कि यही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर 1920 में 1920 में कहलाया AMU, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज में से एक है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में ये कहलाई AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया है सभी ने? दूसरा लिखिए अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया मूवमेंट या अहमदिया आंदोलन। लिखेंगे दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद। इस आंदोलन की शुरुआत
इस आंदोलन की शुरुआत? एएमयू के बारे में कुछ बताओ बेटे। अभी तक क्या मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था, और किसके बारे में बात चल रही थी? एएमयू के बारे में ही तो बात चल रही थी। कमाल की बात है भाई। अब तेरे को आखिरी लाइन में पता चला कि भाई यही एएमयू है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो तेरे को शक्तिमान दोबारा से देखना है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन 1835 इन गुरदासपुर। मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म 1835 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, लेकिन अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में की गई थी मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। इस्लाम धर्म को और भी ज्यादा संगठित और इस्लाम धर्म का और भी ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए ही मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और ध्यान रखेंगे, पंजाब के गुरदासपुर में ही एक जगह थी जो कहलाती थी कादिया। ये पंजाब के गुरदासपुर के कादिया नामक स्थान से शुरू हुआ था, इसीलिए यही कारण है कि अहमदिया मूवमेंट को कादियानी मूवमेंट भी कहते हैं। इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कादिया से शुरू हुआ था, जो कहां पर है? पंजाब के गुरदासपुर में। और ध्यान रखेंगे, जो मिर्जा गुलाम हैदर हुआ करते थे, सॉरी मिर्जा गुलाम अहमद हुआ करते थे, ये खुद को ईश्वर का पैगंबर या अल्लाह का पैगंबर कहा करते थे। भाई आप तो सब जानते हैं धरती पर अल्लाह के आखिरी रसूल कौन है? पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। लेकिन इन्होंने खुद ये दावा किया था कि ये भी धरती पर क्या है? अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और ये जो आंदोलन है ये 19th सेंचुरी के लगभग अंत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अगला लिखिए। अगला लिखिए, इंपॉर्टेंट है, देवबंद मूवमेंट। अगला लिखेंगे देवबंद मूवमेंट या देवबंद आंदोलन। ये भी एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है, ये भी एक मुस्लिम सुधार आंदोलन माना जाता है, जो कहां पर शुरू हुआ था? भाई आप जानते हैं देवबंद कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लिखेंगे दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। ये आंदोलन दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें से पहले थे वही देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। सर्कल केबीसी में भी एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, बहुत ही बढ़िया भाई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर तो आपने तुरंत आंसर कर दिया होगा, आपकी मम्मी ने पापा ने कहा होगा आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना?
विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर बीए? अच्छा जी, एएमयू, जेएनयू, बीएचयू, डीयू? प्लीज सजेस्ट सर, बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो किसने आपको कहा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको एएमयू या जेएनयू या बीएचयू से पढ़ाई करनी होगी? ये किसने कहा आपको? है ना? और जिन यूनिवर्सिटीज के नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। डीयू में तो खासकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन भैया टॉपर्स को मिलता है। कहीं से भी आप बीए कर लीजिए, ठीक है, यदि आपके अंदर दम है और काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आईएएस बनने से। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती है इन यूनिवर्सिटीज की, जो आपने यूनिवर्सिटीज के यहां पर नाम लिखे हैं। हाँ जी, तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नामक स्थान से हुई थी। और ध्यान रखेंगे 1866 ईस्वी में, 1866 में एक मदरसे की स्थापना सहारनपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। और आप जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दार उल उलूम कहा जाता है। दार उल उलूम नामक एक मदरसा, मदरसा तो समझते हैं, सेमिनरी बोलते हैं जिसको, एक सेमिनरी, एक मदरसे की स्थापना की गई 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। इन्होंने ही देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी, जिनका उद्देश्य था मुस्लिम छात्रों को कुरान और हदीस की शिक्षा प्रदान करना। भाई आप जानते हैं ये सारे के सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्यों हो रहे थे? भाई क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय ईसाइयों का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था। तो हिंदू धर्म में ही भी सुधार हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, मुस्लिम धर्म में भी सुधार और आंदोलन हो रहे थे। क्योंकि अंग्रेज तो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को क्या बनाने में लगे थे? ईसाई बनाने में लगे थे। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना था। लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें आंदोलनकारी काम करना पड़ेगा। तो मुस्लिम छात्रों को कुरान और हदीस की शिक्षा देने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा इस आंदोलन का एक और उद्देश्य था विदेशी शासकों के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स यानी कि विदेशी शासकों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के अंदर जिहाद की भावना को बढ़ाना या जिहाद की भावना भरना। जिहाद समझते हैं, अ क्रूसेड, बेसिकली धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध या धर्म की रक्षा की लड़ाई ही तो क्या कहलाती है? जिहाद कहलाती है। एक धर्म युद्ध को, एक क्रूसेड को ही क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं। और लिखेंगे दिस सोसाइटी दिस सोसाइटी gave its support to the foundation of Congress in 1885। लिखेंगे इस संस्था ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। इस संस्था ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। इसके बाद लिखिए
इसके बाद लिखेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। सिख सुधार आंदोलन। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स या सिख सुधार आंदोलन। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स या सिख सुधार आंदोलन। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं या जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनमें यदि सबसे नए धर्म के बारे में बात करें या सबसे लेटेस्ट रिलीजन के बारे में बात करें तो वो कौन सा हुआ है? सिख धर्म हुआ है। हम सब जानते हैं कि सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि हम बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 ईस्वी में। और 1699 ईस्वी के ही बाद जो खालसा पंथ था वही आगे चलकर क्या बना? सिखिज्म बना, या वही आगे चलकर सिख धर्म बना। यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो हुए लिखेंगे। सबसे पहले या फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल निरंकारी मूवमेंट या निरंकारी आंदोलन की शुरुआत। लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल निरंकारी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय दयाल साहिब। सबसे पहले ध्यान रखेंगे निरंकारी मूवमेंट या निरंकारी आंदोलन जो दयाल साहिब के द्वारा शुरू किया गया। यदि हम सिखों की बात करें तो सिख धर्म के सुधार के लिए यह होने वाला सबसे पहला आंदोलन माना जाता है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? निरंकारी मूवमेंट के नाम से। तो दयाल साहब के द्वारा निरंकारी मूवमेंट शुरू किया गया था। यह भी 19th सेंचुरी का है, 1851 में। इसके अलावा 1840 में पंजाब में ही कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और आप जानते हैं कूका आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू किया गया कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन। सर, निरंकारी का तो भगत जवाहर है। अच्छा जी, बढ़िया। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा
भाई मैंने आपसे कहा कि जो निरंकारी मूवमेंट था, जो निरंकारी आंदोलन था, वो सिख धर्म सुधार के लिए किया जाने वाला सबसे पहला आंदोलन था। लेकिन ध्यान रखेंगे, निरंकारी मूवमेंट केवल पूरी तरीके से धार्मिक था, इसीलिए हम उसको क्या मान रहे हैं, पहला धार्मिक आंदोलन। यदि हम बात करें कूका मूवमेंट की, इसकी शुरुआत धार्मिक रूप से हुई थी, लेकिन ये आगे चलकर क्या बन गया था, पॉलिटिकल, राजनीतिक। और इसके अलावा एक और याद कर लीजिए, इसके अलावा एक और याद कर लीजिए, जो कहलाता है नामधारी आंदोलन। नामधारी मूवमेंट या नामधारी आंदोलन, नामधारी मूवमेंट या नामधारी आंदोलन। और हम सब जानते हैं इसकी शुरुआत भी 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में बाबा राम सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत या इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बाबा राम सिंह। और बाबा राम सिंह के बाद इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, बाबा राम सिंह के बाद इन्हीं के डिसाइपल, इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे बालक सिंह। इसके बाद लिख लीजिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसकी स्थापना 1920 में की गई, 1920 में की गई। और आप जानते हैं 1920 में जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना हुई, तो उसी के 2 साल के बाद 1922 में एक एक्ट आया जो कहलाता है सिख गुरुद्वारा एक्ट, जो कहलाता है सिख गुरुद्वारा एक्ट। और इसी एक्ट के तहत नियम और कानून बना दिए गए, किसके लिए, गुरुद्वारों के लिए, या जो सिख धार्मिक स्थल हैं उनके लिए। और इसके अलावा एक लिख लीजिए, लिखिए पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट या पारसी सुधार आंदोलन। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट या पारसी सुधार आंदोलन एक ही इंपॉर्टेंट है, एक ही आपको याद रखना है, जो कहलाता है, लिख लीजिए, रहनुमाए रहनुमाए माज दायासन सभा। हिंदी में लिखेंगे रहनुमाए
माजदायासन सभा। रहनुमाए माजदायासन सभा। लिखेंगे दिस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, दिस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। दिस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851 इन बॉम्बे बाय दादा भाई नेहरू जी। इस सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में, इस सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में बंबई में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। और इसमें दादा भाई नेहरू जी के साथ साथ इसके अन्य मेंबर्स, इसके अन्य सहयोगी थे। पहला नाम ध्यान रखेंगे, नेहरूजी फरदोन जी। नेहरूजी फरदोन जी। इसके अलावा नेहरूजी फरदोन जी के अलावा लिख लीजिए जी बी वाचा। नेहरूजी या नौरोजी फरदोन जी, जी बी वाचा। और तीसरा नाम ध्यान रखेंगे, एच एस बंगाली। एच एस बंगाली। इन्हीं तीनों के सहयोग से दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही रहनुमाए माजदायासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में बंबई में की गई थी। लिखेंगे इट्स पर्पस वॉज, इट्स पर्पस वॉज टू मेक रिफॉर्म्स इन, its purpose was to make reforms in the social status of Parsis in India। भारत में पारसियों के, भारत में पारसियों के सामाजिक सुधार के लिए या सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए ही इस सभा की स्थापना की गई थी। भारत में पारसियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसी संस्था के द्वारा एक गुजराती न्यूज़पेपर, एक गुजराती समाचार पत्र भी, जो वीकली न्यूज़पेपर था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, वो भी प्रकाशित किया गया था, जो क्या कहलाता था, राफ्त गोफ्तार। जो राफ्त गोफ्तार कहलाता था। नोट कर लीजिए। तो ये तो रही बात 19वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। अब लिख लीजिए फेमस
सोशल रिफॉर्म्स या प्रसिद्ध सामाजिक सुधार। हेडिंग डालिए फेमस सोशल रिफॉर्म्स या प्रसिद्ध सामाजिक सुधार। फेमस सोशल रिफॉर्म्स या प्रसिद्ध सामाजिक सुधार। सबसे पहले लिखिए सती सिस्टम। सबसे पहला लिखिए सती सिस्टम या सती प्रथा। लिखेंगे इन 1829, इन 1829 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन 1829 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन 1829 1829 ईस्वी में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक एबोलिश्ड दिस सिस्टम। 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। ध्यान रखेंगे सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया था, लेकिन 1830 ईस्वी में, लेकिन 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज में भी लागू कर दिया गया और पूरे भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक का साथ हमारे भारत के भी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक ने दिया, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय के ही प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त की गई थी सती सिस्टम या सती प्रथा। दूसरा लिखिए इन्फेंट मर्डर या शिशु वध। इन्फेंट मर्डर या शिशु वध। अगला होता है इन्फेंट मर्डर या शिशु वध। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले शिशु वध को प्रतिबंधित किया गया था 1795 में सर जॉन शोर के द्वारा। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल यही हुआ करता था। इसके बाद 1804 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित किया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद आगे चलकर ध्यान रखेंगे 1828 में इसको प्रतिबंधित किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन फाइनली ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ या रूलिंग ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, लेकिन ध्यान रखेंगे 1844 से 48 के बीच लॉर्ड हार्डिंग के समय में एक एक्ट आया जो कहलाता है इन्फेंट
इन्फेंट मर्डर एक्ट यानी कि शिशु वध अधिनियम, और इसी के तहत इस सामाजिक बुराई को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला लिखिए, ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं नर बलि प्रथा। ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम या नर बलि प्रथा लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉर्ड हार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉर्ड हार्डिंग, सबसे पहले इसे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। लेकिन 1844-45 में लॉर्ड कैम्बेल नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड कैम्बेल। अगला लिखिए, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी या दास प्रथा का अंत, जो 1843 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड एलन ब्रो, और एलन ब्रो के द्वारा ही समाप्त किया गया था स्लेवरी या दास प्रथा को। अगला लिखिए, विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज या विधवा पुनर्विवाह। विडो रिमैरिज या विधवा पुनर्विवाह, हम सब जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 1856 में 1856 में पारित हुआ एक एक्ट जो कहलाता है विडो रिमैरिज एक्ट। और इसी एक्ट के तहत भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह की क्या की गई, शुरुआत। कहां से? कलकत्ता से। भारत में सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 1856 में हुआ था। और आप जानते हैं उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। ये काम लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था।
इसके बाद लास्ट, लिखिए चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही माना जाता है। यदि हम बात करें 1860 की, 1860 की, तो ध्यान रखेंगे विवाह करने के लिए जो बालिका की न्यूनतम आयु हुआ करती थी उस समय, वो 10 इयर्स हुआ करती थी। कहने का मतलब यदि कोई लड़की 10 वर्ष की है मिनिमम, तो 10 वर्ष की आयु के बाद उसका विवाह किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों के लिए दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द चाइल्ड मैरिज। ऑब्वियसली ये भी तो क्या था, बाल विवाह था। इसीलिए ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से 3 एक्ट्स बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के द्वारा लाए गए। उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आया 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट। लिख लीजिए, सबसे पहले 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट, या इसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इस एक्ट के तहत लड़कियों का विवाह 14 वर्ष से पहले करने पर और लड़कों का विवाह 18 वर्ष से पहले करने पर पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और ध्यान रखेंगे इसमें महत्वपूर्ण योगदान केशव चंद्र सेन के द्वारा भी किया गया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान केशव चंद्र सेन का भी था। और ध्यान रखेंगे इस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थब्रूक। इस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थब्रूक। इसके बाद सेकंड सेकंड नेटिव मैरिज एक्ट 1891 में पारित करके भेजा गया, जिसमें संशोधन किया गया और बालिका की न्यूनतम आयु को, विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया।
और ध्यान रखेंगे 1891 में भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन। और इसके बाद तीसरा 1929 में आया शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। और ध्यान रखेंगे एक बार फिर से इसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। और हम जानते हैं कि 1929 में भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड इरविन। उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड इरविन। चलिए जी, यहां पर समाप्त होते हैं 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां पर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, और इससे जो पिछला टॉपिक था उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।